सभी का दास ICS इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम लोग जो है संज्ञा टॉपिक लेते हैं, संज्ञा और उसके उपभेद। संज्ञा जो है हम लोग देखेंगे कि संज्ञा जो है संज्ञा हमारे कितने प्रकार की होती है और संज्ञा के कुल भेद कितने हैं। ठीक, तो संज्ञा, अगर संज्ञा को देखें हम तो संज्ञा का समझे तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। जैसे नाम से किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा क्या हुआ कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम, तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के जो है हम लोग फिर जानेंगे संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा की डिफिनेशन तो यही हो गई कि संज्ञा क्या है। तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम है, नाम। तो नाम से क्या हो गया, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के प्रकार, तो संज्ञा के प्रकार हम लोग देख लेते हैं। संज्ञा के प्रकार मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। तो संज्ञा के वो मुख्यतः 3 प्रकार कौन से हैं? पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा हमारा जो आता है वो होती है जातिवाचक संज्ञा। और जो तीसरी संज्ञा होती है वो होती है भाववाचक संज्ञा। तो ये संज्ञा के हमारे 3 मुख्यतः प्रकार हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा के मुख्यतः ये 3 प्रकार होते हैं। मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि अगर आता है कि संज्ञा के कुल प्रकार या भेद कितने होते हैं। तो संज्ञा के कुल भेद या प्रकार कितने होते हैं? तो संज्ञा के कुल भेद या प्रकार 5 होते हैं। ठीक है, तो 5 कौन से होते हैं? पहला तो वही रहता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और दूसरा हमारा जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा हमारा भाववाचक संज्ञा, और चौथा इसी में ऐड हो जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा। इसके बाद 5वां हमारा हो जाता है समूह या समुदायवाचक संज्ञा। तो कुल हमारे ये 5 भेद होते हैं संज्ञा के। जैसे हम लोग जानते हैं संज्ञा, तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम। तो नाम से क्या डिफिनेशन बन जाएगी? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के प्रकार, तो संज्ञा के मुख्यतः 3 प्रकार हैं। पहला उसमें से आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा हमारा होता है भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलें तो
प्रॉपर नाउन, जातिवाचक संज्ञा बोलें तो कॉमन नाउन, भाववाचक संज्ञा बोलें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके बाद हमने सोचा क्या कि संज्ञा के कुल कितने भेद या प्रकार हैं, तो संज्ञा के कुल 5 प्रकार होते हैं, तो उसमें से 3 तो वही रहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। उसके बाद 5वां प्रकार हमारा आता है समूह या समुदायवाचक संज्ञा। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि जो पहली हमारी संज्ञा है, तो पहली हमारी संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जातिवाचक की संज्ञा हो जाती है जिससे हमें पूरी जाति का बोध होता है, जिससे हमें पूरी जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम लोग उदाहरण देखेंगे तो जैसे गंगा नदी है, अगर गंगा नदी है तो यहां पे ये गंगा नदी नाम हो गया, तो ये क्या होगी? जातिवाचक संज्ञा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि गंगा नदी तो है, लेकिन ये एक नदी का नाम आ गया है, तो गंगा नदी एक नदी का नाम हो गया, तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगी, इसलिए गंगा नदी नहीं होगा। केवल अगर हम लोग देखेंगे कि नदी कैसी संज्ञा है, तो नदी हमारी जो है ये केवल नदी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो नदी हमारी केवल जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ऐसे हम लोग देखें जैसे पर्वत, तो पर्वत क्या है? पर्वत में जितने भी प्रकार के पर्वत हैं सारे पर्वत आते हैं, इसलिए पर्वत क्या हो जाएगा? पर्वत जातिवाचक संज्ञा रहेगा। ऐसे हम लोग देख लेते हैं कवि, तो कवि क्या है? कवि से हमारी पूरी कवि जाति का बोध हो रहा है, यानी जितने भी प्रकार के कवि हैं, जितने भी कवि हैं, सारे कवियों का बोध हो रहा है यहाँ पे, तो कवि भी क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग मान लेते हैं शहर, तो शहर क्या है? शहर भी जातिवाचक संज्ञा, जितने भी प्रकार के शहर हैं छोटे बड़े, वो सारे शहर के अंदर काउंट कर लिए जाएंगे। जैसे लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली, कोई भी सारे शहर हैं तो सारे शहर हो गए। अगर शहर का प्रॉपर कोई नाम आ जाता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, अगर केवल शहर लिख के आता तो शहर क्या रहेगा? तो शहर जातिवाचक ही संज्ञा रहेगा। जैसे अगला हम लोग उदाहरण देखते हैं नगर, तो नगर भी क्या रहेगा? जातिवाचक संज्ञा ही रहेगा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग जातिवाचक संज्ञा जानते हैं कि जातिवाचक संज्ञा से क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा से पूरी जाति का बोध होता है, वो जितने भी प्रकार की जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें उसी में आ जाती हैं विभिन्न प्रकार की, तो उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा में जैसे नदी, तो जितनी भी नदियां हैं सारी नदियां आ जाएंगी, चाहे वो गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कृष्णा, ताप्ती, कोई भी नदी हो, सारी नदी क्या हो गई? नदी के अंदर सारी नदियां आ गई, तो इसलिए नदी क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा बच्चों। इसके बाद कवि, तो कवि भी सारे प्रकार के कवि आ गए, तो कवि भी क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गया। ऐसे ही शहर, तो शहर भी क्या होता है? सारे प्रकार के शहर आते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक, तो जातिवाचक संज्ञा समझ आई, जिससे हमें पूरी जाति का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा समझ आए, ये हमारा पहला प्रकार हो गया जातिवाचक संज्ञा। अब अगला हम लोग देख लेते हैं दूसरा, तो दूसरा हो जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा,
तो व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलें तो इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। तो हमें नाम से ही डिफिनीशन पता चलती है। डिफिनीशन को हम लोगों को क्या होता है, डिफिनीशन को रटने की जरूरत नहीं होती है, ना तो याद करने की जरूरत है। कोई भी डिफिनीशन होती है तो उसके शब्द में ही डिफिनीशन होती है। अगर हम लोग केवल शब्द पे ध्यान दें तो शब्द में ही डिफिनीशन होती है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, प्रॉपर नाउन, यानी किसी भी चीज का एक प्रॉपर नाम दे दिया जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे देखिए तो परिभाषा क्या हो जाएगी, जिससे हमें किसी भी वस्तु का प्रॉपर नाम पता चलता है तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे जैसे प्रॉपर, और जैसे मतलब हमने कह दिया गंगा, तो गंगा क्या है, गंगा किसी एक नदी का नाम है, तो गंगा क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे यमुना, तो यमुना क्या हो जाएगा, यमुना भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे लखनऊ, तो लखनऊ क्या है, लखनऊ किसी एक शहर का नाम है, यानी उसका प्रॉपर नाम है, हमें पता चल गया लखनऊ एक नाम है किसी चीज का, तो उससे एक केवल काउंट हो रही है तो उससे क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, जैसे मान लो तुलसीदास, तो तुलसीदास क्या हो गया, तुलसीदास भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया, क्योंकि तुलसीदास क्या है, ये किसी एक व्यक्ति का नाम है, यानी किसी एक कवि का नाम है, तो इसलिए तुलसीदास भी क्या हो जाएगा, तुलसीदास भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम ही लोग मान लेते हैं, जैसे किसी लड़के का नाम आ गया राहुल, तो राहुल क्या है, एक लड़के का नाम है, तो राहुल से हमें क्या पता चल गया, ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर यहीं पे हम लोग कह देते लड़का, तो लड़का क्या है, तो लड़का जातिवाचक संज्ञा हो जाता, क्योंकि उससे पूरी जाति का बोध हो जाता। जब पूरी जाति का बोध हो जाएगा तो उससे क्या कहेंगे, लड़का में जितने भी लड़के हैं, जितनी भी एज के हैं, जितने भी प्रकार हैं, जो भी हैं, तो सारे लड़के काउंट हो जाएंगे, इसलिए लड़का क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। और उसी से लड़का से अगर हम किसी लड़के का एक नाम ले देंगे राहुल, तो राहुल क्या हो जाएगा, तो राहुल हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, जैसे ही शहर अगर होता तो शहर क्या हो जाता, जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे है लखनऊ, तो एक किसी शहर का प्रॉपर नाम दे दिया गया, तो इसलिए प्रॉपर नाम क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग देखते हैं कि यमुना क्या है, यमुना भी किसी एक नदी का नाम है। अगर नदी होता तो क्या हो जाता, तो वहां पे जातिवाचक संज्ञा हो जाता, क्योंकि नदी क्या है, नदी से सारी नदियां उसमें आ जाती हैं, चाहे जो पूर्व से पश्चिम बहती हैं, चाहे वो पश्चिम से पूर्व बहती हैं, चाहे वो बड़ी हैं, चाहे वो छोटी हैं, तो सारी नदियां हो जाती हैं। तो नदी एक जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। जब किसी एक नदी का प्रॉपर नाम दे दिया जाता है तो वो नदी क्या हो जाती है, जैसे यमुना नदी, तो यमुना नदी क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं, इतनी बात सभी को समझ आई, फिर से हम लोग एक बार रिवीजन कर लेंगे यहाँ पे कि संज्ञा, तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम। तो नाम से क्या हो गया कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक, तो संज्ञा क्या होगा, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ
नाम है तो नाम से क्या डिफिनीशन बन जाएगी, तो नाम से डिफिनीशन बन जाएगी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के प्रकार या भेद, तो संज्ञा के प्रकार जो होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार वो कौन से हैं, तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो संज्ञा के मुख्यतः मेनली यही 3 प्रकार होते हैं। इसके बाद अगर संज्ञा के कुल प्रकार की बात करते हैं, कुल भेदों की बात करते हैं, तो उसमें संज्ञा के कुल प्रकार या भेद कितने हैं, तो वहां पे संज्ञा के कुल प्रकार या भेद 5 हो जाते हैं। क्योंकि ये जो द्रव्यवाचक संज्ञा है और ये समूहवाचक संज्ञा है, ये व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा के ही अंतर्गत आ जाता है, इसलिए यहाँ पर इनको काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मुख्यतः 5 प्रकार हो जाते हैं। पहला तो वही रहता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा, और पांचवा समूह या समुदायवाचक संज्ञा। इसी को क्या कहते हैं, समूह या समुदायवाचक संज्ञा। तो समूह और समुदाय का मतलब एक ही होता है। जहाँ पे या आता है वहाँ पे एक ही चीज रहती है, अगर और आता है तो वो चीजें अलग हो जाती हैं। ठीक, तो इसके बाद हम लोगों ने जाना कि पहला जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, जिससे हमें पूरी जाति का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी, तो नदी क्या है, पूरी जाति का बोध करा रही है, इसलिए केवल नदी क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और ये जो गंगा है, तो गंगा क्या होगा, गंगा जातिवाचक नहीं होगा, तो गंगा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, समझ आया बच्चों। उसके बाद जैसे पर्वत, तो पर्वत क्या, तो जितने भी पर्वत हैं, जितने भी प्रकार के पर्वत हैं, वो सारे पर्वत काउंट हो जाएंगे, इसलिए पर्वत क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऐसे ही कवि, तो कवि जितने भी प्रकार के कवि हैं, वो सारे कवि क्या हो जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा में, क्योंकि पूरी कवि जाति का बोध हो रहा है। इसके बाद शहर, तो शहर क्या है, जितने भी प्रकार के शहर हैं, जो भी शहर हैं, तो सारे शहर आ जाएंगे, इसलिए शहर क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। ऐसे ही नगर, तो नगर भी क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसके बाद व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, प्रॉपर नाम। जैसे किसी भी कोई भी चीज है, उसका एक प्रॉपर नाम दे दिया गया, तो उससे हमें क्या पता चलता है कि ये कौन सी संज्ञा है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो जिससे हमें किसी वस्तु का नाम पता चलता है, तो उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, प्रॉपर नाम। तो जैसे गंगा, तो गंगा क्या है, नदी का एक प्रॉपर नाम है, यूं गंगा नदी, तो गंगा क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे ही यमुना, तो यमुना भी हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। लखनऊ, लखनऊ शहर का नाम हो गया, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तुलसीदास कवि का नाम हो गया, तो तुलसीदास भी क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। राहुल, तो राहुल क्या है, राहुल भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक, उसके बाद हम लोग जानेंगे जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में अंतर। ठीक, तो जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में अंतर जानेंगे। तो एक तरफ लिखेंगे जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और दूसरी तरफ लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो हम लोग देखेंगे जातिवाचक संज्ञा। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जिससे पूरी जाति का बोध होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। और जब उसी किसी एक चीज का प्रॉपर नाम दे दिया जाएगा, तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जैसे इधर हमने लिखा कवि, तो कवि से व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या बनेगी,
तो कवि से रहीम दास, जैसे किसी एक विशेष कवि का नाम आ गया तो रहीम दास व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ऐसे ही तुलसीदास, तुलसीदास, मीराबाई, कबीर दास, ये सारे नाम क्या हो जाएंगे, जब किसी कवि के नाम आ जाएंगे प्रॉपर तो वो किस में चले जाएंगे, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में चले जाएंगे। जैसे शहर, तो शहर क्या है, शहर जातिवाचक संज्ञा है। जब किसी शहर का नाम आ जाएगा, जैसे वाराणसी, कानपुर, तो ये क्या हो जाएगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। ऐसे ही स्त्री, तो स्त्री क्या, पूरी स्त्री जाति का बोध हो रहा है, इसलिए स्त्री जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जब स्त्री का नाम आ जाएगा, रेखा, सीता, गीता, तो ये प्रॉपर नाम आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। ठीक, तो यहां तक हम लोगों को जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ आई। ठीक है, सभी लोग मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत से ही सब कुछ है। अगर आलस करेंगे तो कुछ भी नहीं। कहा गया है कि आलसी व्यक्ति का ना तो कोई वर्तमान होता है और ना ही कोई भविष्य होता है, क्योंकि आलसी व्यक्ति का भूत ही भूत रहता है, वो हमेशा पछताता ही रहता है कि हमने कर लिया होता। तो इसलिए आलस ना करके आप लोग जो है कंटिन्यूअस पढ़ते रहें और मेहनत को जारी रखें, क्योंकि आलसी व्यक्ति का ना तो वर्तमान होता है और ना ही भविष्य होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग जानेंगे, तो आदमी क्या है आजकल आपके प्रयासों को नहीं देखता है कि आपने कितना प्रयास किया, जो है आदमी वही देखना पसंद करता है आपका परिणाम, रिजल्ट क्या है। तो आपके प्रयासों को नहीं गिना जाता है, आपके रिजल्ट को आदमी देखना पसंद करता है। तो इसलिए सभी लोग अच्छे से अच्छा अपना रिजल्ट लेके आएं, और रिजल्ट के बाद में तभी आपकी दुनिया मेहनत को स्वीकार करती है। ठीक, तो आगे जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ आई, तो आगे हम लोग जानेंगे अब भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो हम लोग अब यहां पे भाववाचक संज्ञा समझेंगे। ठीक, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा की परिभाषा क्या हो जाती है, जिससे भी हमें किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के दोष भाव पता चलते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति के गुण, दोष का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है, जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी वस्तु के गुण दोष आदि का पता चलता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, तो उसके बाद हम लोग जानेंगे कि भाववाचक संज्ञा, जैसे मान लो कोमलता, जैसे कोमलता, बचपना, ये क्या है, भाव है, बचपना, लड़कपन,
ये क्या है, लड़कपन भाव है, तो ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा। फिर हम लोग जानेंगे कि भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। भाववाचक संज्ञा दो प्रकार की होती है। पहली तो आती है स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा, स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा, और दूसरी आती है परतंत्र भाववाचक संज्ञा। तुम लोग जानते हैं कि स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा क्या होती है। तो स्वतंत्र का मतलब ही होता है किसी पे डिपेंड ना रहना, स्वतंत्र रहना। तो वो क्या होती है, भाववाचक संज्ञा। जैसे ईर्ष्या, द्वेष, सुख, दुख, ये क्या है, ये स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि किसी पे आश्रित नहीं है, ना तो इनमें कोई प्रत्यय लगा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएंगी, स्वतंत्र भाववाचक संज्ञाएं। परतंत्र भाववाचक संज्ञा क्या होती है, परतंत्र भाववाचक संज्ञा, परतंत्र का मतलब होता है दूसरे पर आश्रित। तो यानी परतंत्र भाववाचक संज्ञा जो होती है वो प्रत्यय लग करके बनती है। जैसे प्रत्यय लगकर बनती है, और ये किनमें प्रत्यय लगकर बनती है, तो परतंत्र भाववाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और अव्यय, इनमें ता, त्व, पन, इनमें ता, त्व, पन, ई, आई आदि प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। ठीक है। जैसे मान लो व्यक्तिवाचक संज्ञा से हम लोग देखें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जैसे राम, तो राम में तो प्रत्यय लगा दो, रामत, तो ये एक भाव हो गया, क्या हो जाएगी, परतंत्र भाववाचक संज्ञा। जो व्यक्तिवाचक से शिव, शिव क्या है, एक नाम है तो व्यक्ति है, तो व्यक्ति में तो प्रत्यय लगा दें, शिवत्व, तो भाव हो जाएगा, तो व्यक्तिवाचक से भाववाचक संज्ञा इस तरीके से बन जाएगी। जैसे लड़का, लड़का क्या है, लड़का जातिवाचक संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। तो लड़का में पन प्रत्यय लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, लड़कपन, तो लड़कपन क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग देख लेंगे क्रिया से, जैसे घबराना, तो घबराना से क्या हो जाता है, इसमें आहट प्रत्यय लगा दे तो घबराहट, तो घबराहट क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ऐसे विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा, जैसे भोला, तो भोला से क्या करेंगे, भोला से भोला में पन लगा देंगे तो भोलापन, तो भोलापन क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। तो इस तरीके से जो परतंत्र भाववाचक संज्ञाएं होती हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय में त्व, ता, पन, ई आदि प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। तो ठीक है बच्चों, आज का हमारा जो संज्ञा टॉपिक था, तो उसमें से संज्ञा के जो मुख्य प्रकार होते हैं तीन, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, इसको हम लोगों ने जाना। आगे की क्लास में कुल संज्ञाएं और फिर इसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक, धन्यवाद।